दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्या एसी अप्लायंसेस, जो अप्लायंसेस हमारा एसी करंट से चलता है, वो जो अप्लायंसेस क्या हम डीसी करंट से भी ऑपरेट कर सकते हैं। अगर हम कोई पंखा को या फिर कोई एसी हो गया या फिर कोई रेफ्रिजरेटर हो गया जो कि हमारा चलता है एसी करंट से, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट से चलता है, तो अगर हम उसको डीसी सप्लाई प्रोवाइड करेंगे क्या वो काम करेगा? क्या आपके मन में ये क्वेश्चन कभी आया है? अगर आया है तो ये जो वीडियो है आपके लिए, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। अगर काम करेगा तो किस लिए काम करेगा, अगर काम नहीं करेगा तो वो भी किस लिए काम नहीं करेगा, ठीक है। और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से कुछ अप्लायंसेस काम करे, कुछ अप्लायंसेस काम नहीं करेगा, तो उन सब का भी रीज़न हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ओके। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, क्योंकि दोस्तों मैं रोजाना इस तरह का नए वीडियो लेके आता रहता हूँ। हमारे घर पर एसी का 220 वोल्ट होता है, जिससे कि हमारा सारा अप्लायंसेस ऑपरेट होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए वो 220 एसी के बदले आपको मिलता है 220 वोल्ट डीसी, ठीक है। आपको क्या मिलता है? 220 वोल्ट डीसी आपको मिलता है, तो वो जो अप्लायंसेस है क्या वो काम करेगा? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि हाँ है और ना भी है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको होगा यस और नो, ठीक है। इसका आंसर यस भी होगा और नो भी होगा। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि यस कैसे और नो कैसे, इन दोनों में से किसी कोई एक होना चाहिए ना, या तो होगा यस या फिर नो। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि दोनों है, यस भी है और नो भी है। तो ये कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए हम घर पर जो अप्लायंसेस यूज करते हैं, ओके, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। हम घर पर जो अप्लायंसेस यूज करते हैं तो उनमें से कुछ अप्लायंसेस जो कि होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में आता है, ओके। कुछ अप्लायंसेस आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में और कुछ आता है आपका इलेक्ट्रिकल कैटेगरी में। तो इलेक्ट्रिकल कैटेगरी यानी कि जहाँ पर सिर्फ इंडक्टर एंड कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आपका हो गया पंखा, सीलिंग फैन, टेबल फैन, या फिर आपका हो गया वो कूलर हो गया, ओके, या फिर कोई कटर मशीन, कोई ड्रिल मशीन, या फिर रेफ्रिजरेटर। तो ये सब क्या होगा, उसके अंदर मोटर वगैरह लगता है, तो ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल लोड होता है। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया तो क्या आ गया आपका टीवी हो गया, ठीक है, और लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, ठीक है, और यूपीएस हो गया, एलईडी बल्ब हो गया। तो ये सब कहाँ पर आता है? आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी में। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का इस्तेमाल करते हैं, ओके। उन सब में से कुछ अप्लायंसेस ऐसे हैं जो कि डीसी पर भी काम कर सकते हैं। तो उनमें से कुछ आता है आपका इलेक्ट्रिकल से, कुछ आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक से। तो चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कौन सा अप्लायंस डीसी देने पर काम करेगा और किस लिए, ओके। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल की, ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर इलेक्ट्रिकल की, पहले हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आपकी सीलिंग फैन की, ओके, सीलिंग फैन या फिर टेबल फैन हो गया, तो अगर हम वहाँ पर देते हैं 220 वोल्ट डीसी, तो सोचिए क्या होगा, पंखा कैसे घूमता है। जब हम उसके अंदर सप्लाई देते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। अगर हम पंखे को सिर्फ और सिर्फ सिंगल फेज और न्यूट्रल प्रोवाइड करते हैं तो पंखा नहीं घूमेगा, वो वाइब्रेट करने लगेगा, ठीक है, वो एक जगह पर हिलने लगेगा। अगर हम वहाँ पर कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटर की वजह से वहाँ पर स्टार्टिंग टर्क क्रिएट होता है, जिसके वजह से पंखा जो है घूमने लगता है, ठीक है। तो वो सिर्फ और सिर्फ एसी सप्लाई की वजह से ही पंखा घूमता है, यानी कि जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है वो सिर्फ और सिर्फ एसी सप्लाई की वजह से घूम रहा है, ओके। अगर वहाँ पर एसी का सप्लाई नहीं दिया जाएगा तो जो पंखा है वो नहीं घूमेगा। अगर वहाँ पर हम डीसी सप्लाई देंगे तो वहाँ पर क्या होगा, अगर हम वहाँ पर डीसी सप्लाई देते हैं तो वहाँ पर जो पंखा है वो काम नहीं करेगा, और तो वो जो पंखा है वो जल्दी जल जाएगा, क्योंकि अगर पंखा नहीं घूमेगा और तो और अगर हम उसको डीसी सप्लाई दे रहे हैं तो उसके अंदर क्या होता है, इंडक्टर होता है। और हमें पता है जो इंडक्टर होता है ना, वो डीसी केस में क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस 0 के पास चला आता है, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि जो एक्सेल इंडक्टिव रिएक्टेंस, जो कि फॉर्मूला होता है 2πfl, ठीक है। अगर हम यहाँ पर डीसी का प्रोवाइड करते हैं तो डीसी का फ्रीक्वेंसी कितना होता है आपका 0, तो टोटल हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ पर एक्सेल इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू 0। तो जिसके वजह से इंडक्टर डीसी सप्लाई में एक शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है, यानी कि एक सॉलिड कंडक्टर की तरह काम करता है, ओके। तो इसी वजह से डीसी में इंडक्टर काम नहीं करता है।
तो यहाँ पर हमने देख लिया कि डीसी अगर हम देंगे सीलिंग फैन को तो वहाँ पर वो काम नहीं करेगा। ओके, और अगर हम बात करें यहाँ पर कोई ग्राइंडर मशीन, ठीक है, कोई मिक्सचर मशीन हो गया या फिर कोई ग्राइंडर मशीन हो गया, कोई ड्रिल मशीन हो गया, तो वो जो मशीन है अगर हम उसको डीसी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, डीसी अगर हम उसको 220 वोल्ट डीसी देते हैं तो वो काम करेगा। तो उसके अंदर जो मोटर लगा होता है वो काम करेगा। वो किस लिए, देखिए, तो उसके अंदर जो मोटर इस्तेमाल होता है ना वो होता है आपका यूनिवर्सल मोटर। ओके, वो कौन सा मोटर होता है, वो होता है आपका यूनिवर्सल मोटर। क्या आपने नाम पहले कभी सुना था? तो कमेंट करके बताइएगा कहाँ पर सुना था। तो देखिए, जो कि यूनिवर्सल मोटर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। इसको आप डीसी सीरीज मोटर भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो फील्ड वाइंडिंग है और जो आर्मेचर वाइंडिंग है ये आपस में सीरीज कनेक्टेड है। तो यहाँ पर देखिए, ये इसका एक पोल है, यानी कि ये एक साइड का फील्ड है, तो सप्लाई आता है इस वाइंडिंग में घुसता है, उसके बाद इस वाइंडिंग से निकल करके आर्मेचर पर जाता है और आर्मेचर से जाकर के कहाँ पर जाता है आपका दूसरे वाले फील्ड पर, दूसरी साइड के फील्ड पर, और फिर न्यूट्रल पर चला जाता है। तो यहाँ पर अगर आप एसी दोगे या फिर डीसी दोगे तो ये जो मोटर है ये वार्क करेगा, क्योंकि यूनिवर्सल जो मोटर होता है वो एसी पर भी वार्क करता है और डीसी पर भी वार्क करता है। अगर आप ऐसे डीसी 220 वोल्ट सप्लाई दोगे, ठीक है, तो ये भी काम करेगा। तो इसलिए मैंने आपको बताया जो कि आपका ग्राइंडिंग मशीन है, जो कि आपका ड्रिल मशीन है, वो सब काम करेगा कहाँ पर, डीसी 220 वोल्ट पर। तो जिस मशीन के अंदर यूनिवर्सल मोटर लगा होगा तो वो जो मशीन है वो आपका एसी और डीसी बोथ में ही काम कर सकता है। ओके, तो देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस होता है उसे हम क्या करते हैं, 220 वोल्ट का इनपुट देते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि 220 वोल्ट होता है वो स्टेप डाउन होता है, यानी कि 220 वोल्ट को कमा करके हम 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 6 वोल्ट इस तरह से कन्वर्ट करके हमारा अप्लायंस को ऑपरेट करवाते हैं। ठीक है, तो उन सबको कन्वर्ट करने के लिए, हाई टू लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए हम तो एक यूज करते थे पहले, ट्रांसफार्मर, ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। वो क्या करता था, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता था। उसके बाद हम एक रेक्टिफायर और एक फिल्टर का इस्तेमाल करते थे जो कि उसको एसी को डीसी में कन्वर्ट करके हमें देता था। ठीक है, जहाँ पर जिस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आपका ट्रांसफार्मर लगा होगा, ठीक है, जिस इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस में आपका ट्रांसफार्मर लगा होगा वोल्टेज को स्टेप डाउन करने के लिए, तो अगर हम वहाँ पर डीसी 220 वोल्ट का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर होता है वो क्या होता है, बना होता है आपका इंडक्टर कॉइल से। ठीक है, ट्रांसफार्मर के अंदर कुछ इस तरह से कॉइल होता है, एक होता है आपका प्राइमरी कॉइल और एक होता है आपका सेकेंडरी कॉइल। तो हम जो सप्लाई देते हैं प्राइमरी सप्लाई देते हैं और जो आउटपुट लेते हैं वो सेकेंडरी से आउटपुट लेते हैं। ओके, तो अगर हम यहाँ पर 220 वोल्ट डीसी प्रोवाइड करते हैं तो इंडक्टर है, इसका इंडक्टर रिएक्टेंस क्या होगा, यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि 0 के आसपास चला जाएगा, जिसके वजह से ये यहाँ पर एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करने लगेगा। तो ठीक है, तो जिसके वजह से जो ट्रांसफार्मर है डीसी में हमारा जल जाएगा। तो यही कारण होता है जो ट्रांसफार्मर होता है वो हमारा डीसी में काम नहीं करता है। ठीक है, तो अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस में ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया गया है हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए, ओके, तो वहाँ पर अगर आप 220 वोल्ट का डीसी इस्तेमाल करते हो तो वो काम नहीं करेगा। तो इस तरह का अप्लायंसेस आपका डीसी पर काम नहीं करेगा। ओके, तो उसके बाद चलते हैं, अभी हमारा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गया है वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं एसएमपीएस सर्किट का, यानी कि स्विच मोड पावर सप्लाई। एसएमपीएस यानी कि स्विच मोड पावर सप्लाई सर्किट हम इस्तेमाल करते हैं। एसएमपीएस लगा होता है वो क्या करता है, 220 वोल्ट एसी को अपने अंदर लेता है और हमें आउटपुट डीसी करके देता है 5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट। ठीक है, हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से वो हमें आउटपुट देता है। तो जो एसएमपीएस होता है उसके अंदर क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट लगा होता है, और मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है वो कभी भी एसी सप्लाई पर काम नहीं करता है। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होता है वो एसी में काम क्यों नहीं करता है, तो उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है। आप चाहो तो आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर या फिर चैनल पर जाकर के देख सकते हो। जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होता है वो एसी में काम नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ डीसी में काम करता है। ठीक है, तो उसके लिए जो एसएमपीएस सर्किट होता है वहाँ पर हम क्या करते हैं, जब 220 वोल्ट हम एसी सप्लाई देते हैं, ठीक है, जब हम 220 वोल्ट एसी की सप्लाई देते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को, तो वहाँ पर क्या होता है, एक रेक्टिफायर लगा होता है। ठीक है, यहाँ पर एक रेक्टिफायर लगा होता है, तो जहाँ पर हमारा 220 वोल्ट एसी का इनपुट होता है और आउटपुट क्या होता है, 220 वोल्ट डीसी का हमारा आउटपुट यहाँ पर मिलता है। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट लगा होता है वो अपना काम करना
शुरू कर देते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी एक रेक्टिफायर लगा हुआ है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो अगर हम यहाँ पर डीसी का सप्लाई देते हैं, अगर यहाँ पर एसी के बदले अगर हम डीसी का सप्लाई देते हैं तो रेक्टिफायर कभी भी डीसी को एसी में कन्वर्ट नहीं करेगा। वो क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और अगर हम डीसी देंगे तो आउटपुट भी हमें डीसी मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पर डीसी का इनपुट देते हैं तो रेक्टिफायर की वजह से वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और आउटपुट हमें 220 वोल्ट डीसी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रेक्टिफायर है ये यहाँ पर काम करने लगेगा एक सॉलिड कंडक्टर की तरह, जहाँ पर रेक्टिफायर कोई भी काम नहीं करेगा और डायरेक्ट करंट को यहाँ से यहाँ तक ये फ्लो करवा देगा। यानी कि जब हम यहाँ पर 220 वोल्ट डीसी देंगे तो आउटपुट भी हमें 220 वोल्ट डीसी मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पर हमें पता है कि जो डीसी होता है इसके अंदर पोलैरिटी होता है, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव का होता है, जबकि एसी के अंदर कोई पोलैरिटी नहीं होता है। अगर हम कोई अप्लायंसेस को सप्लाई दे रहे हैं डीसी का, तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि हमें पोलैरिटी का ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो कि रेक्टिफायर हमारा होता है ब्रिज रेक्टिफायर, उसके अंदर उसके इनपुट पर आप कोई पोलैरिटी दे दो, पॉजिटिव जगह नेगेटिव या फिर नेगेटिव की जगह पॉजिटिव, ठीक है, आप कुछ ही पोलैरिटी दे दो इनपुट पर, हमें आउटपुट पर उसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव वो हमेशा कांस्टेंट ही मिलेगा। ठीक है, उसके इनपुट पर आप चाहे कुछ भी दे दो, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव भी दे दो, तो हमें आउटपुट पॉजिटिव की जगह पॉजिटिव ही मिलेगा। ओके, तो इसलिए जो अप्लायंसेस पर आपको देखने को मिलेगा कि इस तरह का एक रेक्टिफायर लगा होता है, उसके बाद हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट लगा होता है, तो वहाँ पर हमारा अगर हम उसको डीसी सप्लाई देते हैं तो वो अप्लायंसेस काम करेगा। तो जो भी अप्लायंसेस इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस जहाँ पर हम एसएमपीएस का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर हम ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल नहीं करते। याद रखिएगा, जहाँ पर हम एसएमपीएस का इस्तेमाल करते हैं, ओके, तो वहाँ पर अगर हम डीसी सप्लाई देते हैं तो वो अप्लायंसेस काम करेगा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो में समझ में आ गया होगा कि कौन सा अप्लायंसेस हमारा डीसी में काम करेगा, कौन सा काम नहीं करेगा। ठीक है, अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका सलूशन आपको बता दूंगा। ओके, और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं रोज़ाना इस तरह का नए नए वीडियो लेके आता रहता हूँ।